Hello and a great welcome to the third session as far as quick fire series of share based payment is concerned. So in the first two sessions we have had completed so far till up to what we call 30 case studies, and I thoroughly actually believe that you must have enjoyed so far the sessions, and this is going to be the last one as far as this quick fire revision series with respect to share based payment or Ind AS 102 is concerned. और बेटा ये लास्ट सेशन है जैसा कि मैंने कहा, और इस सेशन में भी चर्चा कुछ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस की होगी, लेकिन अभी तक जो हमने फर्स्ट टू सेशंस करे हैं जिसमें हमने टोटल 30 केस स्टडीज कवर करी हैं, वो सारी की सारी केस स्टडीज जो थी वो इक्विटी सेटल्ड प्लान से रिलेटेड थी। और अब ये जो सेशन है इसमें हम कैश सेटल्ड प्लान की बात करेंगे और उसके अलावा कैश ऑल्टरनेटिव प्लान्स की बात भी करेंगे। ठीक है, तो कैश सेटल्ड प्लान, अब कैश सेटल्ड प्लान मैंने आपको बताया था कि जब पेमेंट कैश में होगी तो उसको कैश सेटल प्लान कहते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कैश सेटल प्लान में और इक्विटी सेटल प्लान में? हम देखेंगे कि कैश सेटल्ड प्लान में हर साल फेयर वैल्यू को रिवाइज करा जाता है, जबकि इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसमें आपको क्या दिया रहता था कि ग्रांट डेट को फेयर वैल्यू इतनी है। इसका मतलब एंटिटी एम्प्लॉयज को ये कहती थी कि जब भी आप इन शेयर्स को एक्सरसाइज करेंगे हम आपको इतना कंसेशन देंगे। सपोज हमने ग्रांट डेट को कहा कि फेयर वैल्यू 180 है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयज को कह रहे हैं कि जब भी 3 साल के बाद 4 साल के बाद जब भी आप इन शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसमें से हम 180 का कंसेशन आपको दे देंगे। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज का जो कंसेशन होता है या एम्प्लॉयज का जो बेनिफिट होता है अंडर इक्विटी सेटल्ड प्लान वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे मार्केट वैल्यू कम हो या ज्यादा हो। मार्केट वैल्यू 400 हो या 500 हो, एम्प्लॉयज को जो ग्रांट डेट को फेयर वैल्यू तय हुई थी उसी के हिसाब से कंसेशन मिलता है। लेकिन कैश सेटल्ड प्लान में हम देखेंगे कि इसमें हर साल फेयर वैल्यू को रिवाइज करा जाता है। फेयर वैल्यू मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में 180 है और सेकंड ईयर में 190 है, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि हम एम्प्लॉयज को अब डिसाइड कर रहे हैं कि ज्यादा कंसेशन देंगे। टेक्निकली ऐसा कोई कंपनी कब कर सकती है? आपने कहा सपोज हम 180 का कंसेशन देंगे इनिशियली, लेकिन सेकंड ईयर में आप कहते हो कि 190 का कंसेशन देंगे, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन उस बढ़ती हुई वैल्यू का बेनिफिट आप अपने पास नहीं रख रहे, आप एम्प्लॉयज को पास डाउन कर रहे हैं। तो इसीलिए कैश सेटल्ड प्लान में एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि एम्प्लॉय को ज्यादा कंसेशन मिलेगा, और इसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि मार्केट में जो प्राइस एप्रिशिएट हुआ है उसका बेनिफिट कंपनी अपने पास नहीं रख रही, कंपनी वो बेनिफिट एम्प्लॉयज को पास कर रही है। और इसीलिए कैश सेटल्ड प्लान को स्टॉक एप्रिशिएशन राइट्स भी कहा जाता है। स्टॉक एप्रिशिएशन राइट का मतलब है कि शेयर की वैल्यू में जो एप्रिशिएशन हुआ है उस पे अधिकार कंपनी का नहीं है बल्कि उस पे अधिकार एम्प्लॉय का है। इसीलिए कैश सेटल प्लान या स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स भी कहलाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो आइए इसको पहले देखते हैं। ये सब मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो सबसे पहले केस स्टडी 31 से अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कहते हैं कि कोई एंटिटी है, जैसे कि आप देख रहे हो 100 शेयर्स हैं। 100 शेयर्स, एन एंटिटी इश्यूड 100 शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज। करेक्ट, कितने एम्प्लॉयज हैं? अब उसने लिखा है ऑल द 20 एम्प्लॉयज आर सपोज टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रत्येक एम्प्लॉय को 100 शेयर्स मिलेंगे, नंबर वन। लेकिन शर्त ये है कि वो 3 साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। वैसे क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बट ओनली डिफरेंस इज देयर, जो कि मैंने कहा इसमें फेयर वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में इतनी है, सेकंड ईयर के एंड में इतनी है, थर्ड ईयर के एंड में इतनी है। इसका मतलब कैश सेटलमेंट में हम ये भी कह सकते हैं कि हर साल फेयर वैल्यू को रिवाइज करा जाता है। एज पर द टर्म्स एम्प्लॉयज शेल बी ऑफर्ड कैश इक्वल टू देयर एंटाइटलमेंट। तो हम एम्प्लॉयज को इसमें पेमेंट जो कर रहे हैं कैश में कर रहे हैं, इसलिए ये कैश सेटल्ड प्लान है। एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करने का और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने का तरीका वही होगा। अब मैं फर्स्ट ईयर में कैलकुलेशन करूंगा। 20 मेरे एम्प्लॉयज हैं, हर एक एम्प्लॉयज को मैं 100 ऑप्शंस दूंगा और 180 जो है वो फेयर वैल्यू है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में मैं ये सोचूंगा कि 3 साल का खर्चा इतना आएगा, 20 इंटू 100 इंटू 180। जाहिर है उसका 1/3 में फर्स्ट ईयर के एंड तक रिकग्नाइज करूंगा। इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव अमाउंट रिकग्नाइज, जो कि 1,20,000 है। तो जाहिर है इसका मतलब करंट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आप 1,20,000 का एक्सपेंस रिकग्नाइज करेंगे और एट द सेम टाइम आप एक लायबिलिटी रिकग्नाइज करेंगे। हम देखेंगे कैश सेटलमेंट प्लान में जो हम एंट्री लिखते थे ना, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी अकाउंट,
इक्विटी प्लान में तो हम ये एंट्री लिख देते हैं, इसमें हम शेयर बेस्ड लायबिलिटी लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इसीलिए इसमें हम एक्सपेंसेस और लायबिलिटी दोनों को रिकॉग्नाइज करेंगे। 1,80,000 का 1,20,000 का खर्चा फर्स्ट ईयर में और 1,20,000 की लायबिलिटी भी रिकॉग्नाइज होगी। अब मैं सेकंड ईयर में कैलकुलेशन करूंगा, किसी इंप्लॉय ने छोड़ा नहीं है इसलिए 20 इंप्लॉयज ही हैं। 100 हम ऑप्शंस देंगे, लेकिन अब मैं फेयर वैल्यू कितने से मल्टीप्लाइड करूंगा? जो सेकंड ईयर की फेयर वैल्यू है वो 190 है। इसका मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि अब 3 साल का खर्चा इतना बनेगा, जिसमें से सेकेंड ईयर के एंड तक 2/3 रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, जो कि 2,53,333 की फिगर आपके सामने आ रही है। और इसका मतलब ये है कि 2,53,333 में से 120 हम पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो इसलिए सेकंड ईयर में हम इतना अमाउंट रिकॉग्नाइज करेंगे। इसी तरह से थर्ड ईयर में 20 इंप्लॉयज इंटू 100 इंटू 220 की जो फेयर वैल्यू है उससे आप मल्टीप्लाइड करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कैश सेटल प्लान में, जब आप कंप्यूट करेंगे तो उस साल की फेयर वैल्यू लेंगे जिस साल के लिए कंप्यूटेशन हो रही है। लेकिन जो कंप्यूट करके अमाउंट आता है वो ये बताएगा कि 3 साल का खर्चा इतना होगा। तो बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपके 4,40,000 रुपए रिकॉग्नाइज हो जाने चाहिए, जिसमें से इतना और इतना पहले रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो ये दोनों फिगर आप अगर इसमें से माइनस करोगे तो इसका मतलब थर्ड ईयर में आपकी एक्सपेंसेस की बुकिंग और लायबिलिटी की बुकिंग इस अमाउंट से होगी। एंट्रीज तकरीबन वही रहेंगी, बस फर्क क्या रहेगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट, जिसको कि हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले जाते हैं, टू, अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, आप टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व नहीं लिखेंगे, आप टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी लिखेंगे। तो कैश सेटल के अंदर ये आपके लिए लायबिलिटी मानी जाती है। 120 से एंट्री होगी, फिर 133 से एंट्री होगी और उसके बाद 186 से एंट्री होगी। और मान लेते हैं 3 साल के बाद हमने ये जो लायबिलिटी थी अपनी डिस्चार्ज कर दी, क्योंकि हमने यहाँ पर कैश इनको पे करना है, इक्विटी नहीं देनी है। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जब भी ये लोग अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे या जब भी अपने राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे, तो एंटिटी क्या करेगी? इनको कैश दे देगी, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट 4,40,000 टू कैश, क्योंकि हमारी लायबिलिटी टोटल थर्ड ईयर के एंड तक 440 की थी, तो 440 का कैश दे करके हम अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर देंगे। तो तुमने देखा कैश सेटल प्लान कोई खास मुश्किल काम नहीं है। इस शीट को मैं चलो इधर की तरफ रख देता हूँ। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद नेक्स्ट शीट है, वैसे टोटल शीट नंबर 36 है, केस स्टडी 32 है। ये भी मॉड्यूल से लिया गया क्वेश्चन है कैश सेटल प्लान का। तो Q75 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने 50 शेयर्स इश्यू करे हैं, ईच ऑफ इट्स 175 एम्प्लॉयज, टोटल 175 एम्प्लॉयज हैं। और शर्त यह है कि वो 2 साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। सेटलमेंट इज टू बी मेड इन कैश, जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि ये कैश सेटल्ड प्लान है। ग्रांट डेट को फेयर वैल्यू 85 रुपीज की है। ग्रांट डेट को फेयर वैल्यू अब की बार तुम्हें दी तो हुई है, लेकिन however at the end of the first year fair value is 80 and at the end of second year it is 90। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में और सेकंड ईयर के एंड में फेयर वैल्यू जो आपको दी होगी उसका यूज आपको करना होगा। तो जब आप फर्स्ट ईयर के एंड में अपना एक्सपेंस और लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे? टोटल आपके 175 एम्प्लॉयज हैं। 175 एम्प्लॉयज है या 170 एम्प्लॉयज है, आप इसको चेक कर लेना ये कितना है। शायद एक मिनट के लिए मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं जरा यहीं रेक्टिफिकेशन कर दूं, क्योंकि मैंने 170 से करा हुआ है। तो 170 इंटू 50 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 2। तो ठीक है, ये मैंने शुरू में लिखाया हुआ है 175 एम्प्लॉयज, इसको आप 170 कर लो, कोई बात नहीं। करेक्ट? तो 170 एम्प्लॉयज है, 170 एम्प्लॉयज को आप 50 ऑप्शंस दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में फेयर वैल्यू 80 है। तो आपकी निगाहों में 2 साल के, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड अब की बार 2 साल का है, तो 2 साल का खर्चा इतना बनेगा। उसमें से पहले साल में आप 1/2 रिकॉग्नाइज करेंगे, 3,40,000। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह सेकंड ईयर में 170 किसी एम्प्लॉय ने छोड़ा नहीं है, तो 170 इंटू 50, लेकिन जो फेयर वैल्यू आप कंसीडर करेंगे जो सेकंड ईयर के एंड में चल रही है वो फेयर वैल्यू आप देखेंगे इंटू 2/2। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर के एंड तक 7,65,000 टोटल रिकॉग्नाइज हो जाने चाहिए। 4,25,000 रुपए आप रिकॉग्नाइज करेंगे। 765 में से 3,40,000 आपने प्रीवियस ईयर में रिकॉग्नाइज कर लिए थे। आपकी एंट्री होगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट, जो कि अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चला जाएगा, टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट। पहले साल में 3,40,000, दूसरे साल में 4,25,000। और जब आप ये लायबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज तब करेंगे जब एम्प्लॉयज अपने इस राइट को एक्सरसाइज करेंगे। जाहिर है वो 2 साल के एंड में या 2 साल के बाद ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी इस केस में एंट्री होगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद
केस स्टडी 33 को भी देखें, मैंने कहा तमाम केस स्टडीज मॉड्यूल से ली हुई हैं। क्यू, हालांकि नाम मैंने चेंज करे हुए, Q76 लिमिटेड issued 100 shares each to its 1000 employees. 100 शेयर्स दे रहे हैं, 1000 एम्प्लॉइज हैं, सब्जेक्ट टू देयर स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू इज 195। अब ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू 195 है। आगे कहता है शीट नंबर 37 में कि देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट 97% ऑफ द टोटल 1000 एम्प्लॉइज विल रिमेन इन द व्हाट वी कॉल सर्विस एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड। तो हमें ये लग रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में हमें ये लग रहा है कि सेकंड ईयर के यानी कि वेस्टिंग पीरियड के खत्म होने तक केवल 97% एम्प्लॉइज जो हैं वो इस स्कीम का पार्ट रहेंगे। However, at the end of the second year, it is expected that only 91% of the total 1000 employees will stay in the organization. उसने बाद में लिखा settlement is to be made in cash. अब इस क्वेश्चन में हालांकि उसने लिखा है सेटलमेंट इज मेड इन कैश, लेकिन हमें आपकी बार फेयर वैल्यू दोनों सालों की अलग अलग नहीं दी है। तो नहीं दी है तो कोई बात नहीं, हम यही मान के चलेंगे कि फेयर वैल्यू हमारी पहले साल में भी वही रही होगी, दूसरे साल में भी 195 रही होगी। करेक्ट। तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे, टोटल आप फर्स्ट ईयर के एंड में 1000 एम्प्लॉइज है, लेकिन आपको मालूम है इनटू 97/100 आपको लगता है कि स्कीम के खत्म होने तक केवल इतने एम्प्लॉय बचेंगे। इज इट क्लियर टू यू? उनको आपको 100 ऑप्शन देने पड़ेंगे और फेयर वैल्यू 195 की है, तो इसका मतलब 2 साल का टोटल खर्चा इतना आएगा और फर्स्ट ईयर के एंड में आप 1/2 रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कि ये फिगर आएगी 94,57,500। तो ये खर्चा आप इस साल रिकॉग्नाइज करेंगे। सेकंड ईयर के एंड में जब आप आएंगे तो उसने लिखा है 91% एम्प्लॉइज ने स्कीम को पूरा करा, तो इसका मतलब 1000 इंटू 91%, इतने एम्प्लॉइज को आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे, 100 ऑप्शन देने पड़ेंगे, 195 के हिसाब से देने पड़ेंगे। यहाँ सेकंड ईयर की फेयर वैल्यू अलग से दी नहीं हुई है, तो इसका मतलब 2 साल का खर्चा टोटल इतना बनेगा इंटू 2/2। सेकंड ईयर के एंड तक टोटल इतना खर्चा रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए 177,45,000, जिसमें से 94,57,500 आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। बैलेंस जो अमाउंट बचेगा वो अब आप रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? लीजिए जी, 34 में कहता है 101 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने 11,000 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, जिसको हम सार भी बोलते हैं, SAR, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स इश्यू करे हैं 1421 को। दीज राइट्स शेल वेस्ट इन कैश। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ये स्टॉक एप्रिसिएशन राइट है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि कैश सेटल्ड प्लान है। फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट इज एस्टिमेटेड एट 100 ऑन द ग्रांट डेट। टोटल 11,000 हम इश्यू कर रहे हैं शेयर्स। कितने एम्प्लॉइज है ये हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें फिलहाल उसकी जरूरत भी नहीं है, हमें ये मालूम है टोटल कंपनी कितने शेयर्स इश्यू करेगी। करेक्ट। 100 के हिसाब से इश्यू करेगी, 100 सॉरी, फेयर वैल्यू डिटरमिन करी गई ग्रांट डेट को। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज 94% शेल स्टे टिल द एंड ऑफ 31/3/22, यानी कि टिल द एंड ऑफ, हमने 1/4/2021 को ये राइट ग्रांट करे हैं। हमें ये लग रहा है कि 31/3/22 का मतलब बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हमें लग रहा है केवल 94% एम्प्लॉइज जो हैं स्कीम को पूरा करेंगे। करेक्ट। उसके बाद हाउ एवर एक्सपेक्टेशन गॉट रिवाइज टू 91% एट 31/3/23। फर्स्ट ईयर के एंड में जब हम फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंचे, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आउट ऑफ टोटल 94% एम्प्लॉइज शेल स्टे टिल द एंड ऑफ ये 31/3/23 होना चाहिए। करेक्ट। इट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में हमें यह लग रहा है कि स्कीम के खत्म होने तक 94% एम्प्लॉय टिकेंगे। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में पहुंचे, हाउ एवर एक्सपेक्टेशन गॉट रिवाइज टू 91% एज ए 31/3/23, क्योंकि सेकेंड ईयर 31/3/23 को खत्म होगा। करेक्ट। तो 31/3/23 को जब सेकेंड ईयर खत्म हुआ तो हमें लगता है कि 91% एम्प्लॉय रहेंगे। फर्दर on 31/3/24, it is expected that only 85% employee will stay in the organization, और हमें लगता है कि अब 85% एम्प्लॉय रहेंगे थर्ड ईयर के एंड में। तो इसका मतलब ये हो गया, क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, और फेयर वैल्यू तुम्हें दी हुई है, ये नेक्स्ट शीट है, शीट नंबर 38। फर्स्ट ईयर में इतनी फेयर वैल्यू, सेकंड ईयर में इतनी, थर्ड ईयर में इतनी। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट ईयर के एंड में आप पहुंचेंगे, पहले तो आप ये देखेंगे टोटल आप कितने ऑप्शंस इश्यू करेंगे। अब यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो आपको दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप टोटल 11,000 ऑप्शंस इश्यू करेंगे। अब 11,000 ऑप्शन जो आप इश्यू करेंगे, आपको ये लगता है
कि स्कीम के खत्म होने तक केवल 94% एम्प्लॉइज बचेंगे। तो इसका मतलब इतने ऑप्शन आपको इश्यू करने पड़ेंगे। 11,000 इंटू 94%, जाहिर है आपको कम एम्प्लॉइज को ऑप्शन इश्यू करने पड़ेंगे। तो 11,000 ऑप्शन जो आप टोटल इश्यू कर रहे थे उसका केवल 94% आपको इश्यू करना पड़ेगा। और आपकी फेयर वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में 132 है। इसका मतलब 3 साल का खर्चा आपकी निगाहों में इतना है। उसमें से 1/3 आप रिकग्नाइज कर लेंगे, 13,64,680 क्यूमुलेटिव अमाउंट आप रिकग्नाइज करेंगे बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। और जाहिर है यही अमाउंट इस साल के पीएनएल में और यही लायबिलिटी इस साल की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद सेकेंड ईयर में भी आप 11,000 ऑप्शन तो लिखेंगे, लेकिन अब आपको लगता है कि इस स्कीम के खत्म होने तक 91% ऑप्शन ही हमें देने पड़ेंगे, करेक्ट? तो इसलिए आप इंटू 91% करेंगे। लेकिन अब फेयर वैल्यू सेकंड ईयर की आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा 139। तो अब आपको क्या लग रहा है कि टोटल खर्चा 3 साल का इतना बनेगा। 3 साल में से 2 साल खत्म हो चुके हैं, तो 2/3 आप बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर तक रिकग्नाइज कर लेंगे। 927,594 इस खर्चे में से, यानी कि सेकंड ईयर के एंड तक इतना खर्चा रिकग्नाइज हो जाना चाहिए। सेकंड ईयर के एंड तक इतना खर्चा रिकग्नाइज हो जाना चाहिए, लेकिन आपने क्या नोट करा, सेकेंड ईयर के एंड तक 9,27,594 का खर्चा बुक होना चाहिए टोटल। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में ही आप 13,64,880 बुक कर चुके हैं। इसका मतलब आपने ज्यादा खर्चा बुक कर दिया, यानी कि अभी फर्स्ट ईयर के एंड में तक 13,64,880 का खर्चा बुक हो चुका है, जबकि सेकंड ईयर के एंड तक केवल इतना बुक होना चाहिए। इसका मतलब मुझे कुछ खर्चा अब की बार डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। इसीलिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है 4,37,286, 437,286। इसका मतलब हमें कुछ खर्चा डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि आपकी लायबिलिटी सेकंड ईयर के एंड में कम हो गई है। थर्ड ईयर में 11,000 आपको ऑप्शंस इश्यू करने हैं। 85% आपको लगता है कि एम्प्लॉयज टिकेंगे, तो इसका मतलब जितने भी ऑप्शन है उसका केवल 85% आपको इश्यू करना पड़ेगा। और 141 की फेयर वैल्यू से आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो तीसरे साल तक आपका इतना खर्चा बुक होना चाहिए 13,18,350। सेकेंड ईयर के एंड तक आप इतना बुक कर चुके हैं। इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे तो वो 390,756 आ जाएगा। तो थर्ड ईयर में आपको फिर से खर्चा बुक करना पड़ेगा। एंट्रीज क्या होंगी? पहले साल की एंट्री तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट होगी 13,64,880 से, करेक्ट? लेकिन सेकंड ईयर में मैंने कहा कुछ खर्चा आपको डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा तो इसका मतलब इस एंट्री को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट, जो आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट करे थे ना, उसको आपको कम करना पड़ेगा। और तो एम्प्लॉय बेनिफिट, सॉरी ये मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट लिख दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। ये पहले तो आप लिखेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट। आपने जो लायबिलिटी यहाँ पर बुक करी हुई है उसको आपको कम करना पड़ेगा। शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वैसे मैंने लिखा ही हुआ है टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को आप कम कर देंगे तो आपने जो पहले एंट्री करी थी उसको रिवर्स कर देंगे इतने अमाउंट से डी रिकग्नाइज करने के लिए। तो इस तरह आपका खर्चा कम हो जाएगा और लायबिलिटी भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और फाइनल ईयर में फिर से आपका खर्चा बढ़ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट, और वो खर्चा 390,756 से बढ़ेगा। और जब आप अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि तीसरे साल के एंड तक टोटल लायबिलिटी 13,18,350 की है, तो इस लायबिलिटी को आप डिस्चार्ज करेंगे तो आपकी क्या एंट्री होगी मुझे बताने की जरूरत नहीं। शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी, करेक्ट? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, लेकिन 35 को अभी मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा, ठीक है? इस 35 से पहले मैंने जो करा क्वेश्चन नंबर 36 करा। 35, एक मिनट के लिए, क्वेश्चन नंबर 35, चलो 35 में करा देता हूँ, फिर 36 में बाद में कराऊंगा और उसके बाद हम कैश ऑल्टरनेटिव्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहले 35 ही कर लेते। 35 जो क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट इनकॉर्पोरेशन announced on 1/4/2019, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लिपकार्ट इनकॉर्पोरेशन announced on 1/4/2019 फॉर ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉइज 100 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स, कि हम आपको प्रत्येक एम्प्लॉय को स्टॉक एप्रिसिएशन राइट देंगे
दैट गिव्स राइट टू क्लेम कैश पेमेंट, जो कि एम्प्लॉयज को ये अधिकार देगी कि आप कैश में ले लें, इक्वल टू एक्सेस ऑफ इट्स मार्केट प्राइस ओवर एक्सरसाइज प्राइस। ये कोई नई परिभाषा नहीं दी है, हमने एम्प्लॉय को अधिकार दिया है कि आप कैश ले लें, किसके बराबर? फेयर वैल्यू के बराबर, जो कि हमेशा ही होता है, हम हमेशा यही तो करते हैं। लेकिन उसी चीज को हमने यहाँ कैसे लिख दिया? हमने कहा कि हम एम्प्लॉय को यह अधिकार देते हैं कि आप कैश पेमेंट ले लें इक्वल टू एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर, इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस ओवर, इक्वल टू सॉरी मार्केट प्राइस ओवर एक्सरसाइज प्राइस। मैं आपको बता चुका हूं कि मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के दरमियान जो फासला होता है उसको फेयर वैल्यू कहते हैं। सपोज मैं कहता हूं एक्सरसाइज प्राइस लेट अस से 125 है, और मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर मार्केट प्राइस 150 है, तो मैं एम्प्लॉयज को क्या कह रहा हूं कि जो भी डिफरेंस है इन दोनों का 150 और 125 का 25 रुपए, तो आप 25 रुपए के बराबर कैश ले लो, जो कि हम हमेशा ही करते हैं। तो इस चीज को यूं कहने के बजाय कि हम आपको कैश देंगे इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू फेयर वैल्यू, हमने कहा कि हम आपको कैश देंगे इक्वल टू एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर व्हाट वी कॉल एक्सरसाइज प्राइस ऑन द डेट, जिस दिन भी आप इन स्टॉक एप्रिसिएशन को एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आपकी बार क्वेश्चन में एक्सरसाइज प्राइस दी हुई है 125 की, यानी कि इन शेयर्स को पाने के लिए एम्प्लॉयज को 125 रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि ये दिया तो हुआ है बिकॉज मॉड्यूल में भी दिया है, इसलिए मैंने भी एक्सरसाइज प्राइस लिख दिया। हालांकि इंड एस जो है जनरली शेयर बेस्ड पेमेंट के केसेस में आजकल इस तरह की टर्म्स को कम यूज करता है, एक्सरसाइज प्राइस वगैरह, वो सिर्फ फेयर वैल्यू का ज्यादा यूज करते हैं। एनीवे, एम्प्लॉयज आर सपोज टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years। एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल तक रहेंगे। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट 31/3/22 के बाद, याद रखो हमने 1/4/2019 को स्कीम ग्रांट करी है, तो इसका मतलब 20, 21, 22 3 साल के खत्म होने के बाद, यानी कि 31/3/22 के खत्म होने से के बाद कभी भी एम्प्लॉय इन अपना ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वेस्टिंग पीरियड के खत्म होने से लेकर के 30 जून 2022 तक उनको ये मोहलत दी गई है। मैंने आपको बताया था वेस्टिंग पीरियड के खत्म होने के बाद हम एम्प्लॉय को कुछ टाइम पीरियड देते हैं, और उस दौरान एम्प्लॉयज को ये राइट होता है कि वो अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर लें। तो वेस्टिंग पीरियड 31/3/22 को खत्म होगा, लेकिन उनको 30 जून 2022 तक ये टाइम फिजिबिलिटी दी गई है कि आप इन ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप इस तारीख तक हमें बता दें। फेयर वैल्यू की डिटेल्स दी हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड में इतना, सेकंड ईयर के एंड में 25, थर्ड ईयर के एंड में 24 रुपए है। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है कि इन 2019-20 कंपनी एस्टिमेटेड दैट 2% एम्प्लॉयज शेल लीव द कंपनी एनुअली। अब ये लाइन जब भी लिखी होती है ना, बहुत से बच्चे इस लाइन से घबरा जाते हैं या थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं। इन 2019 में, यानी कि फर्स्ट ईयर में, कंपनी ने ये एस्टिमेट करा कि हमें लगता है कि हर साल 2% के हिसाब से एम्प्लॉयज छोड़ते चले जाएंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में 2% छोड़ेंगे, सेकंड ईयर में 2% छोड़ेंगे, थर्ड ईयर में 2% छोड़ेंगे। कंपनी को ऐसा लग रहा है फर्स्ट ईयर में, कंपनी ने 1920 जो कि फर्स्ट ईयर है, कंपनी को लग रहा है कि हर साल प्रत्येक वर्ष 2%, 2%, 2% एम्प्लॉयज जो है छोड़ के जाएंगे। यानी कि अगर शुरुआत में 100 एम्प्लॉय हैं तो सेकंड ईयर में दो, फर्स्ट ईयर में 2 छोड़ देंगे, 98 बचेंगे। फिर सेकंड ईयर में 98 का भी 2% छोड़ देंगे, फिर जो बच जाएंगे उसका भी 2% छोड़ देंगे। ये कंपनी सोच रही है। एम्प्लॉयज एक्चुअली लेफ्ट। अब एक्चुअली में एम्प्लॉयज ने, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को अधिकतर तब होती है जब ये परसेंटेज भी दी होती है और ये एक्चुअल वगैरह भी दिया होता है। 1920 में 15 एम्प्लॉयज ने हकीकत में छोड़ा, 20 और 21 में टोटल 10 एम्प्लॉयज ने छोड़ा, और 21 और 22 में 8 एम्प्लॉयज ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया। अब यहां एक लाइन और दे दी है, सार स्टॉक एप्रिसिएशन राइट वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब है कि इस स्कीम के खत्म होने तक 492 एम्प्लॉयज थे, क्योंकि जो एम्प्लॉयज बचेंगे उन्हीं के पास ये अधिकार आता है ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का। तो स्टॉक एप्रिसिएशन राइट वेस्टेड ऑन 492 एम्प्लॉयज का मतलब है कि स्कीम के अंत तक 492 एम्प्लॉयज बचे। नंबर 1 याद रखो, इस क्वेश्चन में शुरू में क्या दिया हुआ था? उसने दिया हुआ था कि जो फ्लिपकार्ट इनकॉर्पोरेशन है वो अपने एम्प्लॉयज को 100 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स देगी। क्वेश्चन की शुरुआत में या अभी तक की इंफॉर्मेशन में हमें शुरुआत कितने एम्प्लॉयज हैं ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है।
अब यहाँ मैंने रेड पेन से एक लाइन लिखी, इंट्रिंसिक वैल्यू वाज 25। अब ये लाइन को सोच के बच्चे और घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं सर फेयर वैल्यू तो हमें पता है, मार्केट वैल्यू भी पता है, एक्सरसाइज प्राइस भी पता है, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के डिफरेंस को ही हम कंसेशन, डिस्काउंट या टेक्निकल भाषा में फेयर वैल्यू कहते हैं। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ गई, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें। और मेरी तो वैसे एडवाइस ये होगी कि पॉज करके आप इसको नोट भी कर लेना। करेक्ट। हालांकि जो मेरे नॉर्मल क्लासेस हैं वो भी मैंने यूट्यूब में अपलोड करी हुई हैं, उसमें भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। पहले तो हमेशा की तरह जब हम नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा एक लाइन स्ट्रेच करते हैं, और लाइन स्ट्रेच करने में हम पहले डेट्स को मेंशन कर लेते हैं। स्कीम इस तारीख को हुई, इस तारीख को नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। करेक्ट। इसका मतलब मुझे पता नहीं है कि मेरे पास कितने एम्प्लॉयज हैं बिगनिंग में इस तारीख को। हाँ, कंपनी जो है प्रत्येक एम्प्लॉय को 100 स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स देगी। और फेयर वैल्यू हमें जो दी हुई है, फर्स्ट ईयर के एंड की 21 दी है, सेकंड ईयर के एंड की जो कि 31/3/2021 को खत्म होगा 23 दी है, और उसके बाद 31/3/22 को 24 रुपए की फेयर वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में लिखा है उसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। एस्टिमेट्स ऑफ एम्प्लॉय हु वुड लीव एनुअली। जब हम फर्स्ट ईयर में एंड में थे या फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग से फर्स्ट ईयर के एंड के बीच में हमें लग रहा है कि प्रत्येक वर्ष, यानी कि पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में 2% 2% 2% एम्प्लॉयज छोड़ देंगे। हालांकि इस फिगर को हमने रिवाइज करा, सेकेंड ईयर के एंड में हमें लग रहा है कि 3% के हिसाब से एम्प्लॉयज छोड़ेंगे। 3% के हिसाब से एम्प्लॉयज छोड़ रहे हैं। करेक्ट। 2% के हिसाब से नहीं, 3% के हिसाब से एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं, ये हमें लग रहा है। और तुम्हें क्वेश्चन में ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दिया कि एक्चुअली जो एम्प्लॉयज ने लेफ्ट करा 15, 10 और 8। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम इस पहेली को सॉल्व कर लेते हैं कि शुरुआत में हमारे पास कितने एम्प्लॉयज थे। भाई शुरुआत में आपके पास कितने एम्प्लॉयज थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द बिगनिंग, ये अभी आपको पता नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं कि एक्चुअली में कितनों ने छोड़ा, अगर मेरे पास ये फिगर है और मेरे पास ये फिगर है कि कितने बचे, तो मैं ये वाली फिगर आसानी से निकाल सकता हूं। क्वेश्चन में ये दिया ही हुआ है कि जो ऑप्शंस हैं वो 492 एम्प्लॉयज पर वेस्ट हुए। इसका मतलब 492 एम्प्लॉयज ऐसे थे जो स्कीम के या वेस्टिंग पीरियड के अंत तक हमारे पास रहे हैं, जिन्होंने छोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अपॉन whom स्टॉक एप्रिसिएशन राइट वुड वेस्ट, इसका मतलब है कि इस की स्कीम की बिगनिंग से लेके आखिर तक 492 एम्प्लॉयज बचे। तो आपको मालूम है 492 एम्प्लॉयज बचे हुए हैं। 15 और 8 25, 25 और 8 33, एक्चुअली में 33 एम्प्लॉयज ने छोड़ा। तो अगर इस फिगर को मैं इसमें ऐड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि बिगनिंग में 525 एम्प्लॉयज थे। तो पहला पॉइंट तो मैंने ये क्लियर कर लिया कि शुरुआत में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज थे, 525 एम्प्लॉयज थे। 525 एम्प्लॉयज थे, जिसमें से 33 ने छोड़ दिया, तभी तो 492 की फिगर आएगी। तो पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट मुझे आपको जो क्लियर करना है ना, जब हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे करेंगे, देखो ये जो मैंने लिखा है ये सॉल्यूशन का टेक्निकली पार्ट नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। कुछ चीज ध्यान से समझें, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको और आसानी होगी समझने में। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हमें ये गिवन है कि 2% वुड लीव। इट मीन्स, इसका मतलब है एंटिटी इज एक्सपेक्टिंग दैट आउट ऑफ 525 एम्प्लॉइज, तो एंटिटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि बिगनिंग में जो हमारे 525 एम्प्लॉइज हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में, याद रखो ये हम विजुअलाइजेशन फर्स्ट ईयर के एंड में कर रहे हैं, इस तारीख को कर रहे हैं 31/3/2020 को फर्स्ट ईयर के एंड में हम ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड में 525 का 2% 10.5 एम्प्लॉइज छोड़ देंगे। फर्स्ट ईयर के एंड में हम ये भी सोच रहे हैं क्योंकि हमने हमने ये सोचा कि 2% की दर से एम्प्लॉइज पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में छोड़ेंगे, क्योंकि अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, अभी हम सेकंड ईयर में नहीं है। लेकिन मैं फर्स्ट ईयर में कहानी सोच रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में इतने छोड़ेंगे, फिर मुझे लग रहा है फर्स्ट ईयर में मैं ये सोच रहा हूँ कि सेकंड ईयर में इतने एम्प्लॉइज छोड़ देंगे। 525 में से 10.5 में माइनस करूंगा और उसका 2% जो कि 10.29 आ जाएगा। यानी कि मुझे लग रहा है कि 10.29 अपनी परसेंटेज 2% के हिसाब से मुझे लग रहा है फर्स्ट ईयर में इतने छोड़ेंगे, सेकंड ईयर में इतने छोड़ेंगे, और इसी तरह थर्ड ईयर में 525 में से 10.5 माइनस करा, 10.29 माइनस करा, जो बच गया उसका 2%, 10.084। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं
इन तीनों को 10.5, 10.29, 10.084, तो ये टोटल कितना आ रहा है? 30.874 आ रहा है। इस और अब एम्प्लॉइज जो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वो हैं जो छोड़ेंगे, जो हमें लग रहा है, करेक्ट? तो इसको मैंने अप्रोप्रिएट कर लिया 31। इसका मतलब मैं क्या सोच रहा हूं, जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में हूं तो मैं सोच रहा हूं प्रत्येक वर्ष 2 to 2%, लेकिन आप डायरेक्टली 6% मत कर देना, तो गलत हो जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि 2% की दर से एम्प्लॉय छोड़ेंगे, टोटल 31 एम्प्लॉयज छोड़ेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आपको पता लग गया कि 525 एम्प्लॉयज हैं और आपको ये लग रहा है कि 31 एम्प्लॉय 3 साल के पीरियड में छोड़ देंगे, तो इसका मतलब 494 एम्प्लॉयज बचेंगे। 494 एम्प्लॉयज इस स्कीम के अंत तक बचेंगे। एक तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, या आप सीधा 525 इंटू 0.98, क्योंकि 2% का मतलब 98/100, तो 0.98, 0.98, 0.98 से मल्टीप्लाइड करके डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो इसका मतलब अब आपको ये पता लग गया फर्स्ट ईयर के एंड में जब आप हो, तो अब आपको लग रहा है कि 494 एम्प्लॉयज हैं जो इस स्कीम को पूरा करेंगे, जो इस स्कीम को पूरा करेंगे। तो 494 इंटू 100 इंटू 21, 494 एम्प्लॉयज को आपको 100 ऑप्शन देने पड़ेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया है, और फर्स्ट ईयर के एंड की फेयर वैल्यू इतनी है, तो टोटल खर्चा 3 साल का इतना बनेगा, उसका 1/3 3,45,800 रुपए आप रिकॉग्नाइज करेंगे। अब कई बच्चे यहां पर ये सोच रहे हैं, सर आपने 494 एम्प्लॉयज जो निकाला ना, वो डायरेक्टली ऐसे निकाल लिया 525 ऐसे, या फिर 525 में से -31, जो कि ये दोनों चीजें सेम ही है, लेकिन आपने एक्चुअल एम्प्लॉइज लेफ्ट का कोई यूज नहीं करा, या बाकी चीजों का जैसे आप नॉर्मली करते हो नहीं करा, तो बच्चों को यहाँ पर डिविएशन लग सकती है। तो उस चीज को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ देखो, इसीलिए मैंने कहा इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 525 मेरे शुरुआत में एम्प्लॉइज थे। अगर मैं हम नॉर्मल तरीके से, जैसे हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द बिगनिंग लेते हैं, उसमें से हम एक्चुअल लेफ्ट माइनस करते हैं और एक्सपेक्टेड टू लीव माइनस करते हैं, यही तो करते हैं। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा जब परसेंटेज दी हो ना, आप डायरेक्टली ऐसे कर लिया करो, उसमें ज्यादा इजी रहता है। लेकिन फिर भी हम अपने यूनिफॉर्म तरीके से भी आगे मूव करते हैं। 525 में से 15 ने छोड़ दिया, अब मेरे को माइनस करना है एक्सपेक्टेड टू लीव। मैंने अभी आपको बताया कि हमें लग रहा है कि 31 एम्प्लॉय छोड़ेंगे, जो मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया, 31 छोड़ेंगे, जिसमें से 15 ने हकीकत में छोड़ दिया, तो इसका मतलब बच गए 16। भाई 15 ने तो छोड़ दिया ना, 31, तो 31 में से 31 मुझे लग रहा है कुल छोड़ेंगे, उसमें से 15 एम्प्लॉयज ने एक्चुअली में छोड़ दिया, तो 31 में से 15 में माइनस करूं, तो इसका मतलब अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 16 एम्प्लॉयज लीव करेंगे। तो अगर आप ये माइनस करेंगे तब भी 494 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको ये एनुअल परसेंटेज दी हुई है कि हर साल इतनी दर से एम्प्लॉय छोड़ेंगे, उसमें आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया करो, उसमें ये एक्चुअल के पीछे या एक्सपेक्टेड के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता था। इज इट क्लियर टू यू? तो 3,45,800 का खर्चा पहले साल में आप रिकॉग्नाइज करेंगे। और सेकेंड ईयर में कितना खर्चा करेंगे? आपके कुल एम्प्लॉय 525 हैं बिगनिंग में, लेकिन आपको सेकेंड ईयर में लग रहा है कि यार हमने गलती कर दी 2% का रेट अप्लाई करके, हमें लग रहा है कि 3% के दर से एम्प्लॉय छोड़ रहे हैं, तो 3% की दर से छोड़ रहे हैं, 100 में से 3% माइनस करेंगे तो 97 आएगा, तो 0.97, 0.97, 0.97 आप डायरेक्टली कर लो, तो इनटू 100, तो इतने एम्प्लॉय आपको लगता है बचेंगे, जिनको कि 100 ऑप्शन आपको देने पड़ेंगे। सेकेंड ईयर की फेयर वैल्यू 23 है। अगर आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 479 एम्प्लॉइज आ जाएगा। इसका मतलब 479 एम्प्लॉइज आपको लगता है कि स्कीम को पूरा करेंगे, उनको 100 ऑप्शन देने पड़ेंगे 23 रुपए की फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो आपको लगता है 3 साल का खर्चा 11,01,700 रुपए होगा, जिसमें सेकेंड ईयर के अंत तक 2/3 उसका रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, जो कि 734,467 आ जाएगा, जिसमें से 34580 आपने फर्स्ट ईयर में, 800 आप फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो इतना खर्चा अब आप रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद 31/3/22 को मैं अब आया। अब यहाँ मुझे कुछ, पहले तो मेरे को यहाँ कोई परसेंटेज दी नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली मैं आपको सही बात बताऊं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 492 एम्प्लॉइज बचे हैं, तो मैं डायरेक्टली 492 लिख सकता था, या मैं ऐसे कर सकता हूँ 525 एम्प्लॉय हैं, 15 ने छोड़ दिया, 10 ने छोड़ दिया, 8 ने छोड़ दिया, तो इसका मतलब थर्ड ईयर के खत्म होने तक 492 एम्प्लॉइज बच गए।
जिनको कि मैं 100 ऑप्शंस दूंगा 24 के हिसाब से, तो तीसरे साल के खत्म होने तक कुल खर्चा 11,80,800 रुपए का बुक होना चाहिए। उसमें से फर्स्ट और सेकंड ईयर का खर्चा टोटल आपने माइनस करा 734,467, तो इसका मतलब थर्ड ईयर में आप इतना खर्चा रिकग्नाइज करेंगे 11,80,800। इज इट क्लियर टू यू? तो ये जो है पॉइंट, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इज इट क्लियर टू यू? अब ये जो क्वेश्चन है और जो 36 क्वेश्चन है, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 36 में ये मैंने जो आपको कराया ना, एक चीज मैं आपको और बता रहा था, शायद 36 की बात थी। हाँ, 35 की शीट कहाँ पर है? एक सेकंड के लिए मैंने जरा शीट को निकाल लूं जो क्वेश्चन की बिगनिंग थी। अब यहां मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू वाज 25। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाज 25 का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? देखो, इस क्वेश्चन में जब मैंने एनालिसिस करा, मैं 35th की बात कर रहा हूं, पहले शीट को मैं किनारे रख दूं। मैंने आपको बताया था इसकी स्कीम यहां ग्रांट करी गई, पहला साल यहां खत्म हुआ, फिर यहां खत्म हुआ, फिर यहां खत्म हुआ। इस साल के खत्म होने के बाद हमने एम्प्लॉयज को, यहां वेस्टिंग पीरियड खत्म हो रहा है, हमने एम्प्लॉयज को यह कहा है कि आप चाहो तो इन शेयर्स को 30 जून तक, अपने राइट्स को 30 जून तक एक्सरसाइज कर सकते हो। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है? ये वेस्टिंग पीरियड के बाद का पीरियड है, जिसको कि हम एक्सरसाइज पीरियड बोलते हैं, ये मैंने बताया था। तो एम्प्लॉयज को हक है कि अब जो 492 एम्प्लॉयज हैं, उनको ये राइट है कि वो अपने इनको एक्सरसाइज, अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब समझना क्या है, अगर 492 एम्प्लॉयज अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लॉजिकली तुम्हें पैसा कितना देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को? क्योंकि तुमने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करी थी, 3 साल का जो खर्चा आपका आया था, 3 साल का खर्चा जो हमने यहां कैलकुलेट करा है, करेक्ट, 3 साल का खर्चा बनता तो 11,80,800 रुपए है। खर्चा तो इतना बनता है, तो लॉजिकली आपकी लायबिलिटी 11,80,800 की है, आपको पे तो 11,80,800 करने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हमें एक लाइन दे दी थी कि 30 जून 2022 को इंट्रिंसिक वैल्यू 25 रुपए है। पहले तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू को कोई नई चीज मत मानो, इंट्रिंसिक वैल्यू भी एक तरीके से फेयर वैल्यू है। सर, अगर ये फेयर वैल्यू है तो इसको इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों कहते हैं, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। लेकिन पहले तो आप मान के यही चलना कि ये भी फेयर वैल्यू है। और फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू कंसेशन है जो तुम देते हो मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का जो डिफरेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू कहते हैं। बस फर्क इतना होता है, दोनों का ही मतलब, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब भी और फेयर वैल्यू का मतलब भी, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस होता है, नंबर वन। सर, अगर दोनों का ही मतलब ये होता है तो फिर नाम दोनों के अलग क्यों है? ये फेयर वैल्यू है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। उसका कारण ये है कि फेयर वैल्यू थोड़ा सा एस्टिमेशन पर बेस्ड होती है और ये हकीकत के थोड़ा ज्यादा करीब होती है। बस ये डिफरेंस है। हालांकि दोनों का ही मतलब मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के बीच का फासला होता है, नंबर वन। लेकिन ये थोड़ा सा एस्टिमेशन पर बेस्ड होती है और ये हकीकत होती है, ये रियलिटी होती है। ये हकीकत में इतना डिफरेंस है, ये थोड़ा एस्टिमेशन के हिसाब से होता है, लेकिन वैसे कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब अब क्या हो गया, 31/3/2022 को जब आपने लास्ट कैलकुलेशन करी थी तो आपने 24 रुपए की फेयर वैल्यू के हिसाब से करी थी। लेकिन जब एम्प्लॉइज एक्सरसाइज करेंगे तो तब आपको कंसेशन 24 रुपए थोड़ी देना है, तब तो आपको कंसेशन कितना देना है? 25 रुपए के हिसाब से देना है ना। इसका मतलब आपकी लायबिलिटी इस तारीख से लेकर के इस तारीख के बीच में आपकी लायबिलिटी और खर्चे 1 रुपए से बढ़ जाएंगे। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जरा यहां देखो इस शीट पे। जब मैं ये खर्चे रिकॉग्नाइज कर रहा था, ठीक है ना, हमने रिकॉग्नाइज करे, हमने खर्चे फर्स्ट ईयर में 3,45,800, फिर हमने सेकेंड ईयर में रिकॉग्नाइज करे 3,88,667, और जब लास्ट ईयर में मैंने रिकॉग्नाइज करे 31/3/2022 को 525 एम्प्लॉयज में से मैं 33 माइनस कर दूं तो ये 492 एम्प्लॉयज आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया भी है कि राइट जो है 492 एम्प्लॉयज पर वेस्ट हुए, तो उनको प्रत्येक को मुझे 100 ऑप्शन देने पड़ेंगे इंटू 24 के हिसाब से, तो मेरी टोटल लायबिलिटी 11,80,800 की आ रही है। या हम इन तीनों को ऐड कर दें तो 11,80,800 की टोटल लायबिलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या है, नॉर्मली तो क्या होता है, इससे पहले कि कोई किसी भी क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं दी थी, इसका मतलब अब एम्प्लॉयज को
बेसिकली हमने 11,80,000 रुपए पे करने हैं, इसका मतलब तो ये होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये करना नहीं है, मैं इसे समझा रहा हूं। 30 जून 2022 को, क्योंकि इस तारीख तक इंप्लॉइज अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, इस तारीख तक, करेक्ट। और इस तारीख को तुम्हारी फेयर वैल्यू कितनी है, वो 25 रुपए फेयर वैल्यू कह लो या इंट्रिंसिक वैल्यू कह लो, मैंने कहा दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन बस फर्क ये है कि इन प्रैक्टिकल सेंस इट इज मोर क्लोजर टू द एक्चुअल डिफरेंस। जबकि फेयर वैल्यू भी डिफरेंस बताती है मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का, लेकिन वो थोड़ा एस्टिमेशंस पर, एजम्पशंस पर बेस्ड होता है। जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू हकीकत पर बेस्ड होता है कि हकीकत में मार्केट प्राइस इतना है, हकीकत में एक्सरसाइज प्राइस इतनी है, इसका डिफरेंस इंट्रिंसिक वैल्यू है, करेक्ट। तो तुम्हें तो देना पड़ेगा 25 रुपए का कंसेशन, लेकिन तुमने तो लायबिलिटी अभी तक 24 रुपए के हिसाब से रिकॉग्नाइज करी है ना। इसका मतलब जो 492 इंप्लॉइज हैं, 525 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 8, जो 492 इंप्लॉइज हैं, इस तारीख को जब आप उनको पेमेंट करोगे तो कितनी पेमेंट करोगे? 100 ऑप्शन आप दोगे, 100 ऑप्शन, लेकिन आप 24 रुपए के हिसाब से थोड़ी दोगे, आप 25 रुपए के हिसाब से दोगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो आपकी टोटल लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? 492 इंटू 100 इंटू 25 अगर मैं कर दूं तो ये 12,30,000 की लायबिलिटी आपकी टोटल आ जाएगी। इसका मतलब इस तारीख से लेके इस तारीख तक के बीच में कुछ खर्चे आपके और बढ़ जाएंगे और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और वो कितने से बढ़ेगी? अब 11,80,800 और इसका जो डिफरेंस होगा उतने से ये लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे ना, वो कितना आ जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 12,30,000 में से 11,80,800, 49,200, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 49,200 है। यानी कि मेरी फर्स्ट ईयर में अगर मैं एंट्रीज लिखता, जस्ट मैं समझा रहा हूं आपको, मैंने लिखी नहीं है, मैं बता रहा हूं, अगर मैं फर्स्ट ईयर में एंट्री लिखता तो मेरी पहली एंट्री क्या होती? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट, और मेरा अमाउंट होता 3,45,800। फिर मैं सेकेंड ईयर में यही एंट्री रिपीट करता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, और मैं इतने अमाउंट से रिकॉग्नाइज करता। फिर मैं 30 जून 2022 को तीसरे साल के एंड में एंट्री लिखता, यही एंट्री लिखता, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, और मैं इतने खर्चे और इतनी लायबिलिटी बुक करता। इसका मतलब 31/3/2022 तक मेरे टोटल खर्चे और लायबिलिटी इतनी बुक हुई है। अब तुम्हें 30 जून 2022 को एक एंट्री और करनी पड़ेगी, और आपकी एंट्री यही होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी 49,200 से, क्योंकि इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में फेयर वैल्यू 1 रुपए से बढ़ गई है। अब वो 25 रुपए हो गई है। 24 तक की लायबिलिटी तो आपने रिकॉग्नाइज कर ली, लेकिन आपको 25 के हिसाब से पेमेंट करनी है, तो 1 रुपए का लायबिलिटी में इजाफा हो गया। तो 49,200 की लायबिलिटी आप और रिकॉग्नाइज करेंगे इस डेट को। फिर इस डेट को आप पेमेंट कर देंगे, आपकी पेमेंट होगी शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश 12,30,000, 12,30,000, इस तरीके से आपको करेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नई चीज नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस होती है, बट कहने के लिए हम कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज मोर क्लोजर, मोर एक्चुअल डिफरेंस इन कंपैरिजन टू फेयर वैल्यू। तो 35 कराने के बाद, वैसे 36 क्वेश्चन है, वो भी इंट्रिंसिक वैल्यू का है, इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा किनारे करा। और अब हम, क्योंकि मुझे ये टॉपिक, वैसे अगर आप 36 क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस, मैंने पूरे 14 लेक्चर भी शेयर बेस्ड पेमेंट के अपलोड करे हुए हैं यूट्यूब में, उसमें भी ये 36 क्वेश्चन जो कि जो मेरे वो नियर अबाउट 14th या 13th लेक्चर में होगा, आप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मुझे कराना है और मुझे सेशन में ही कराना है, और ये लास्ट टॉपिक है कैश ऑल्टरनेटिव्स। कैश ऑल्टरनेटिव्स का क्या मतलब है, पहले ध्यान से देखें। जाहिर है कैश ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, यानी कि यहां हम एक एम्प्लॉयज के सामने एक चॉइस रख रहे हैं, एक ऑप्शन रख रहे हैं, उसको हम एक चॉइस पर दे रहे हैं कि आप चाहो तो अपने राइट्स के बदले में कैश ले सकते हो या अपनी सेटलमेंट इक्विटी में कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स विद कैश ऑल्टरनेटिव, विद कैश ऑल्टरनेटिव, यानी कि यहाँ कैश का भी विकल्प है, आप चाहो तो इक्विटी ले लो या आप चाहो तो कैश ले लो, करेक्ट। केस स्टडी 37 है, मैंने वादा करा था कि हम 39 तक करेंगे। तो
तकरीबन तकरीबन ये हो ही गया है। तो F5 लिमिटेड अनाउंस्ड ए शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान फॉर इट्स एम्प्लॉय ऑन 1/4/2019 सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन ऑफ 3 years। 3 साल का पीरियड है, करेक्ट। एज पर द प्लान 3 साल की कंडीशन है। एज पर द प्लान द एम्प्लॉयज कैन, अब एम्प्लॉयज को हम एक राइट दे रहे हैं, क्या रहे हैं कि आइदर you claim the difference between market price and exercise price of 150। 150 का एक्सरसाइज प्राइस है और जो भी मार्केट प्राइस होगा उसके बीच में जो फासला होगा, करेक्ट, या तो आप उसके लिए कैश ले लें, लेकिन जो हम आपको कैश देंगे ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ 10,000 शेयर देंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ 10,000 शेयर्स का मतलब है, मान लेते हैं डिफरेंस 30 रुपए का है, मान लेते हैं मार्केट प्राइस 180 है और एक्सरसाइज प्राइस 150 है, तो डिफरेंस 30 रुपए का हो गया। तो इसका मतलब हम आपको कितना कैश देंगे, हम आपको 10,000 इंटू 30 रुपीज के हिसाब से कैश दे देंगे। यानी कि अगर आप कैश सेटलमेंट के लिए जाएंगे तो आपको पेमेंट 10,000 शेयर्स के हिसाब से होगी। ऑफ कोर्स 10,000 इंटू जो भी डिफरेंस है मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का। एक तो हमने उनके सामने ये विकल्प रखा है। और यू कैन सब्सक्राइब 12,000 शेयर्स, करेक्ट, एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 150 पर शेयर। या फिर अगर आपको कैश में पेमेंट नहीं चाहिए, जिसके अंतर्गत हम आपको पेमेंट देंगे 10,000 शेयर्स के बराबर, यानी कि इनडायरेक्टली हम कैश सेटलमेंट में एक तरीके से हम आपको 10,000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, हालांकि हम शेयर्स तो इश्यू करेंगे नहीं, उसके खिलाफ पेमेंट देंगे कहने के लिए। यानी कि कैश सेटलमेंट में हम आपको 10,000 शेयर्स देंगे, लेकिन अगर आप हमारे शेयर्स सब्सक्राइब करते हो, यानी कि अगर हम आपको इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, तो उस केस में हम आपको 12,000 शेयर इश्यू करेंगे। और ऑफ कोर्स ये जो शेयर्स भी इश्यू करेंगे उसी हिसाब से करेंगे, यानी कि उसी फेयर वैल्यू के हिसाब से करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस जो होगा और मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस होगा उसके हिसाब से हम आपको करेंगे। लेकिन यहां पर हमने एक कंडीशन और दे दी है। हमने ये भी कहा है कि ये जो शेयर्स हम आपको दे रहे हैं इसको आप 3 साल तक बेच वेच नहीं सकते। ऐसा कंपनी इस तरह की कंडीशंस क्यों लगाती है? क्योंकि कंपनी को ये डर है कि अगर हम ये शेयर्स एम्प्लॉयज को दे दें और अगले दिन एम्प्लॉयज मार्केट में ये शेयर बेच दे, तो हो सकता है ये शेयर किसी ऐसी पार्टी के पास आ जाएं जो हमारे ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दें। मान लेते हैं मैं किसी कंपनी के सारे शेयर मार्केट से खरीद लूं, फिर तो उस कंपनी का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा। तो इसलिए कंपनी ने एक कंडीशन लगा दी, जिसको तुम लॉक इन पीरियड भी कहते हो, कि ये जो शेयर हम आपको इश्यू करेंगे आप 5 साल तक इसको बेच नहीं सकते। करेक्ट, टू लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years, तो 5 साल का लॉक इन पीरियड भी है। लेकिन ये लॉक इन पीरियड से फर्क क्या पड़ता है? जाहिर है कि एक ऐसे शेयर जिसमें रेस्ट्रिक्शन होगी उसका मार्केट में प्राइस कम होगा, एक ऐसे शेयर के मुकाबले जिसका मार्केट में प्राइस जिसमें मार्केट की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मार्केट में कोई शेयर है, अब अगर उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उसका मार्केट प्राइस निश्चित रूप से ज्यादा होगा। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर का प्राइस मार्केट में है तो सही, लेकिन उस कंपनी ने एक रेस्ट्रिक्शन भी लगाई है कि हमारे शेयर को खरीदने के बाद आप 4-5 साल तक नहीं बेच सकते, तो जाहिर है उसका मार्केट प्राइस कम होगा। खैर, तो यहां ये दो विकल्प हैं कि अगर हम आपको कैश देंगे तो 10,000 शेयर्स देंगे। इनडायरेक्टली उसका मतलब ये है कि 10,000 शेयर्स के बराबर हम आपको कैश देंगे। लेकिन अगर हम आपको इक्विटी के तहत पेमेंट करेंगे तो हम आपको 12,000 शेयर्स देंगे। अब कहता है ऑन 1/4/2019 फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, ध्यान से सुने, विदाउट कंसीडरिंग रेस्ट्रिक्शन। एक ऐसे शेयर की फेयर वैल्यू जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है वो तो है 30, करेक्ट, एंड आफ्टर कंसीडरिंग रेस्ट्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर उसकी फेयर वैल्यू 27 है। यानी कि शेयर की, ऐसे शेयर पे जिसपे कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी तो फेयर वैल्यू 30 है, क्योंकि निश्चित रूप से उसकी मार्केट प्राइस ज्यादा होगी, इसीलिए फेयर वैल्यू 30 है। और ऐसा शेयर जिसपे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसकी फेयर वैल्यू 27 रुपए की है। ग्रांट डेट के दिन तुम्हें दो फेयर वैल्यू दी है। इसका मतलब ये वाली जो फेयर वैल्यू है इसका यूज कैश सेटल के लिए होगा, क्योंकि जब हम कैश के अंतर्गत उसको हमने 10,000 शेयर्स तो इश्यू करने ही नहीं है, वो तो सिर्फ कैलकुलेशन करा जाएगा ना, तो यहां रेस्ट्रिक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली फेयर वैल्यू का यूज जो होगा हम बाद में देखेंगे, कैश सेटलमेंट के लिए होगा। और ये वाली फेयर वैल्यू का यूज जिसमें रेस्ट्रिक्शन है इसका यूज हम देखेंगे इक्विटी के लिए होगा। कैसे होगा वो अभी हम बात करेंगे आगे। उसने तुम्हें वही नॉर्मल चीजें दी हैं कि फेयर वैल्यू एस्टिमेट विदाउट कंसिडरिंग ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन,
यानी कि ये जो फेयर वैल्यू तुम्हें दी है, वैसे भी जो फेयर वैल्यू अलग अलग दी होती है वो हमेशा कैश सेटलमेंट के लिए यूज होती है। 31.50, 32.70 एंड 34 फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में ये तुम्हें रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यूज दी हुई हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है? अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको एक मेन एजम्पशन लेनी होगी। क्या एजम्पशन लेनी होगी? ध्यान से सुने। पहले तो आप ग्रांट डेट को क्या करेंगे, आप लिखेंगे फेयर वैल्यू अंडर इक्विटी सेटलमेंट। आप सोचेंगे कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज की सेटलमेंट इक्विटी शेयर्स में करेंगे तो कुल खर्चा कितने का आएगा। पहले तो आप ध्यान से ये सोचो कि इक्विटी सेटलमेंट के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज को कितने शेयर्स दे रहे हो। सर हम 12,000 शेयर दे रहे हैं। जाहिर है फेयर वैल्यू कितनी है, ध्यान रखना फेयर वैल्यू उन शेयर्स की लेना जिन पे रेस्ट्रिक्शन है। 27 है ग्रांट डेट के दिन, मैंने लिखा है ना ऑन द ग्रांट डेट। आप विजुअलाइज कर रहे हो ग्रांट डेट के दिन कि 3,24,000 रुपए एक तरीके से हमारा खर्चा बनेगा अगर हम इक्विटी प्लान के तहत एम्प्लॉय को ये शेयर्स देते हैं। लेकिन फिर आप ये भी देखेंगे क्योंकि एम्प्लॉयज के पास चॉइस है, भाई उसकी मर्जी है कि वो अपनी सेटलमेंट कैश में कराए या वो अपनी सेटलमेंट इक्विटी के थ्रू कराए। तो आपने इक्विटी के थ्रू तो कंप्यूट कर ली। अब आप आराम से ये सोचो कि अगर हम कैश में सेटलमेंट करेंगे तो हमारा खर्चा कितना बनेगा। अगर आप कैश में सेटलमेंट करेंगे तो आप मन में यूं मानो, पहले तो हालांकि आप हकीकत में नहीं कर रहे हो, लेकिन मन में मानो कि आप 10,000 शेयर इश्यू करोगे। 12,000 नहीं करोगे, आप 10,000 करोगे। आप शेयर इश्यू नहीं कर रहे हो, ये ध्यान रखना है। वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हो रहा है और सोचने के लिए हो रहा है। सॉरी। आप मन में ये मानोगे कि आप 10,000 शेयर्स इश्यू कर रहे हो और ये शेयर फेयर वैल्यू अब आप वो वाली लोगे, क्योंकि यहां तो आप शेयर इश्यू करोगे ही नहीं ना, तो यहां तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब नहीं है। तो इसलिए फेयर वैल्यू विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाली कंसीडर करेंगे 30 की। तो इसका मतलब है 10,000 इंटू 30, अगर कैश में सेटलमेंट करोगे तो आपकी लायबिलिटी फिर कितनी आ जाएगी? 3 लाख की आ जाएगी। करेक्ट? आपने पहले ये हिसाब किताब लगाया। अब आप क्या सोचोगे? अब क्योंकि एम्प्लॉय की मर्जी है, वो कह सकता है भाई मेरे को इक्विटी में सेटल करो, या वो कह सकता है मेरे को कैश में सेटल करो। सर क्या वो ऐसा कह सकता है कि कुछ इक्विटी में करो और कुछ कैश में करो? ऐसा नहीं कह सकता। दोनों में से कोई एक विकल्प उसको चुनना पड़ेगा। पार्शियली पॉसिबल नहीं होता है। करेक्ट? अब यहां ध्यान रखें दूसरी चीज, क्योंकि कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं या तो वो इक्विटी लेगा या कैश ही ले सकता है और कुछ नहीं ले सकता। पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लेना। अब एजम्पशन आपको कैसे लेनी है? आप सिंपल वर्ड्स में एम्प्लॉयज की जगह अपने आप को रख लो। करेक्ट? अगर आप एम्प्लॉयज हो और लेटर से मैं कंपनी हूं, मैंने आपको ये चॉइस दी। मैंने आपको एक चॉइस दी कि भाई आप या तो कैश ले लो या शेयर्स ले लो। मुझे ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के ये बताओ कि आप कौन सी चॉइस को प्रमुखता दोगे, कौन सी चॉइस को आप प्रायोरिटी दोगे। जाहिर है क्योंकि हम लोगों की प्रकृति ऐसी है, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, हम कैश को ऑटोमेटिकली ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो इसका मतलब यही एजम्पशन लेकर के आपने चलना है। आप मन में यही मानोगे कि एम्प्लॉय जो है कैश विकल्प की तरफ जाएंगे। अगर एम्प्लॉय कैश विकल्प की तरफ जाएंगे 3 लाख, तो इसका मतलब 3 लाख की सेटलमेंट जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि इक्विटी कंपोनेंट 24,000 का रह गया। भाई टोटल लायबिलिटी 3,24,000 की है एक तरीके से। लेकिन अगर इंप्लॉय कैश की तरफ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप जो लायबिलिटी सोच रहे थे 3,24,000 की, वो तो हुई नहीं ना, क्योंकि इक्विटी सेटलमेंट के तहत 3,24,000 की आपको रिकॉग्नाइज तो सारी लायबिलिटी करनी पड़ेगी ना। पॉइंट तो ये है। अब वो एम्प्लॉय की मर्जी है कि आखिर में जाकर के वो किस तरफ मुड़ता है। वो चाहे तो इक्विटी सेटलमेंट की तरफ मुड़ सकता है, वो चाहे तो कैश सेटलमेंट की तरफ मुड़ सकता है। अगर इंप्लॉय कैश की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये 24,000 रुपए जो आपने अल्टीमेटली इक्विटी में ट्रांसफर करे होंगे, कैसे करे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे अभी मैं इतना ही बता रहा हूं कि इसको आप लायबिलिटी मानेंगे और इसको इक्विटी कंपोनेंट मानेंगे। यानी कि फर्स्ट स्टेप में ग्रांट डेट के दिन पहले तो आपने कूलली ये सोचना है कि इक्विटी सेटलमेंट के तहत कितनी पेमेंट होगी और कैश सेटलमेंट के तहत कितनी पेमेंट होगी। फिर आप मन में ये मानेंगे कि कैश ही देना पड़ेगा 3 लाख का, तो इसका मतलब डिफरेंस जो बच गया ये इक्विटी कंपोनेंट बच गया। इसको हम बोलेंगे इक्विटी कंपोनेंट, क्योंकि हमने उसको कैश दे दिया है तो ये इक्विटी का कंपोनेंट बचा हुआ है। करेक्ट? आइए जी, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। आप मान के क्या चल रहे हो कि वो कैश में ही लेगा? पहले तो ये ध्यान में रखना है, ये एजम्पशन नेचुरल एजम्पशन है, इसको लेना ही पड़ता है।
कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी, फिर आप नॉर्मल तरीके से अपने खर्चे कंप्यूट कर लो। लेकिन यहां 12,000 मत लिख देना, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी आप मन में मान के चल रहे हो कि हमें कैश देना पड़ेगा। 10,000 ऑप्शंस आप दोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ है 10,000 ऑप्शन, और 31.50 के फेयर वैल्यू है। फर्स्ट ईयर का प्रपोर्शन 1/3 है। फर्स्ट ईयर के अंत तक 1,05,000 रिकॉग्नाइज हो जाने चाहिए, तो फर्स्ट ईयर में इतना रिकॉग्नाइज होगा। और सेकंड ईयर में 10,000 इंटू 32.70, जो सेकंड ईयर की फेयर वैल्यू है, इंटू 2/3, सेकेंड ईयर के अंत तक 2,18,000 रिकॉग्नाइज होंगे। और 2,18,000 में से 1,05,000 में माइनस करूंगा तो 1,13,000 की रिकॉग्नाइजेशन मैं करूंगा। थर्ड ईयर में 10,000 इंटू 34, 3/3 में करूंगा, 3,40,000, और 1,22,000 रुपए में रिकॉग्नाइज करूंगा। यानी कि बिकॉज फेयर वैल्यू चेंज होती चली जाती है, तो थर्ड ईयर के एंड तक कैश कंपोनेंट की या आपकी लायबिलिटी जो है वो बढ़ करके 3,40,000 की हो चुकी है। ध्यान ये रखना है, ये नहीं कि आपकी 3,00,000 की लायबिलिटी है, क्योंकि इस तारीख तक आते आते लायबिलिटी 3,40,000 की हो चुकी है, ये भूलना नहीं है। लेकिन ये तो आपने रिकॉग्नाइज क्या करी, ये तो आपने रिकॉग्नाइज करी कैश की लायबिलिटी ना। अगर मैं कहता हूं इक्विटी की आप इक्विटी की भी आप लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते तो कैसे करते, यहां देखो, वो अलग से करने की जरूरत नहीं है। पहले तो वो मैं बताता हूं क्यों। पहले साल के अंत में जब आप एंट्री लिखेंगे 1920 में, यानी कि 31/3/2020 को आपकी एंट्री होगी, एंट्री तो यही होगी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट, SBPL। पहले साल में 1,05,000 की लायबिलिटी भी आपने रिकॉग्नाइज करी, लायबिलिटी 1,05,000 की करी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? 1,05,000 की लायबिलिटी करी, लेकिन जो इक्विटी कंपोनेंट है उसको भी तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना। तो 24,000 का इक्विटी कंपोनेंट है, 24,000 का 1/3 फर्स्ट ईयर में आप 8,000 रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि फर्स्ट ईयर में टोटल खर्चा 1,13,000 रुपए का बुक होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। करेक्ट? उसके लिए अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 24,000 का खर्चा है, वो 3 हिस्सों में उसको आप डिवाइड कर दोगे। इसी तरह से सेकेंड ईयर में जब आप एंट्री करोगे, तो पहले तो सेकेंड ईयर में जो लायबिलिटी है 1,13,000 वो आप रिकॉग्नाइज करोगे, और जो 24,000 का कंपोनेंट है इक्विटी का उसमें से 8,000 का करोगे, तो टोटल 1,21,000 के खर्चे आपने बुक करे, जिसमें से इतना लायबिलिटी है और इतना जो है शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट है। इसी तरह से आपने फाइनल ईयर में करा। यहां तक भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मेन मुद्दा जो है वो इस पॉइंट का है जो आपने ध्यान में रखना है। करेक्ट? अब तीसरे साल के खत्म होने के बाद मान लेते हैं एम्प्लॉय कहता है जी हमें कैश में सेटल करो, क्योंकि आप क्या, ये नेचुरल एजम्पशन है, हम मान लेते हैं, क्वेश्चन में ये दिया भी हुआ है, मान लेते हैं कि एम्प्लॉयज वेंट फॉर व्हाट वी कॉल कैश सेटलमेंट। अब अगर एम्प्लॉय कैश सेटलमेंट की तरफ जाता है, अगर एम्प्लॉय कैश सेटलमेंट की तरफ जाता है, तो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपकी एंट्री हो जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब जो आपका शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व है ना, उसको भी तो आपने रिकॉग्नाइज करा हुआ है। आपकी लायबिलिटी तो खत्म हो गई। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो 3,40,000 आ जाएगा, और आपने कैश पे कर दिया, तो लायबिलिटी तो खत्म हो गई। लेकिन जो आपने शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बनाया था, बिकॉज वो आपको देना ही नहीं पड़ा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आपको कहां देना पड़ा, आपने ये शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बनाया था ना। देखो ये क्रेडिट हो रहा है, तो इसको आप डेबिट कर दोगे और इसको इक्विटी का पार्ट बना दोगे। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी आप कर करके इसको खत्म कर सकते हो। अगर आप ये नहीं भी लिखते, सिर्फ यही एंट्री लिखते हो, डेट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि इस एंट्री के बारे में थोड़ी सी अभी कंट्रोवर्सीज भी हैं, इसलिए मैंने बताया कि आप सीधा, अगर क्वेश्चन कहता है कि इंप्लॉइज ने ये कहा कि कैश में सेटल कर दो, तो मैं ये एंट्री, हाँ अगर आप मान लो इंप्लॉइज ये कहते हैं कि हमारी सेटलमेंट आप इक्विटी में कर दो, तो उस केस में मेरी एंट्री क्या होती, उस केस में भी मेरी एंट्री शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी होती, लेकिन टू बैंक के बजाय टू इक्विटी होगी। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू यू? इसको जरा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ये था 37, ये दो बार कैसे आ गया है? सेम क्वेश्चन है या अलग क्वेश्चन है? क्वेश्चन तो ये सेम ही है। हम्म, कुछ शीट रिपीट हो गई है। एनीवे,
हाँ, चलो वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि अगर एम्प्लॉय कहता है कि मुझे इक्विटी के थ्रू पेमेंट करनी है, तो तब भी आपकी एंट्री शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ही होगी 3,40,000 की। ये ध्यान में रखना है। अब जरा मैं जो पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा था, और इसके साथ मेरे ख्याल से फिर ये फिनिश हो जाएगा। ये भी आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। ऑन 1/10/11/2021 को F3 लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसने ऑप्शन दिया अपने की मैनेजमेंट पर्सनल को, जो कि एम्प्लॉइज हैं, टू टेक आइदर कैश इक्विवेलेंट टू 1000 शेयर्स, माने कि 1000 शेयर्स के लिए आप कैश इक्विवेलेंट ले सकते हैं। इसका मतलब अगर हम आपको कैश में पेमेंट करेंगे तो 1000 शेयर के हिसाब से करेंगे। द मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट इज 2 years, लेकिन 2 साल तक आपके लिए यहां रहना जरूरी है। शेयर्स बीइंग टेकन मस्ट बी केप्ट फॉर 3 years, लेकिन अगर आप शेयर्स लेते हैं तो उनको 3 साल तक आपको अपने पास रखना पड़ेगा, यानी कि आप उसको इधर उधर बेच नहीं सकते। पिछली बार के क्वेश्चन की तरह इस बार भी दिया है कि फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज एज फॉलोज। शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विद रेस्ट्रिक्शंस। विद रेस्ट्रिक्शन का मतलब अगर मैं इक्विटी सेटलमेंट प्लान के तहत शेयर इशू करूंगा तो फेयर वैल्यू 102 है। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑन 1/1/21 113। अब ये ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू दी है 113, ये तो रेस्ट्रिक्शन वाली दी है। इसका मतलब ये विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाली है। भाई अगर यहां पर वो विदाउट रेस्ट्रिक्शन विद रेस्ट्रिक्शन लिख रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये विदाउट रेस्ट्रिक्शन है। विदाउट रेस्ट्रिक्शन ग्रांट डेट के दिन 113 वैल्यू है, फर्स्ट ईयर के एंड में 120 है, सेकंड ईयर के एंड में 132 है। फर्स्ट ईयर के एंड में 120 है, सेकंड ईयर के एंड में 132 है। ये दोनों ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू है। एक में रेस्ट्रिक्शन है, एक में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में मैंने शायद ये नहीं लिखाया कैश इक्विवेलेंट टू 1000 शेयर्स, आप इसमें ये भी लिख लें और 1500 शेयर्स, क्योंकि ये तो मैंने लिखा है नहीं ना कि अगर आप शेयर्स में पेमेंट लेंगे, क्योंकि जनरली अगर हम शेयर्स में पेमेंट देते हैं तो थोड़ी ज्यादा देते हैं, करेक्ट। तो मान लेते हैं तो यहां दो प्लान है कि अगर आप कैश में लेंगे तो आपको कितना दे, 1000 शेयर मिलेंगे, लेकिन अगर आप इक्विटी सेटलमेंट में पेमेंट कराना चाहेंगे तो हम आपको 1000 शेयर के इक्विवेलेंट पेमेंट देंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर भी सबसे पहले तो ग्रांट डेट को आप लिखेंगे। ग्रांट डेट को दो चीजें देखें, एक तो कि अगर आप इक्विटी सेटलमेंट के थ्रू पेमेंट करते तो आपकी पेमेंट कितनी होती। 1500 पहले तो नंबर ऑफ शेयर जो इक्विटी सेटलमेंट के तहत आप देंगे वो 1500 है। रेस्ट ऐसे शेयर जिन पर रेस्ट्रिक्शन है उसकी फेयर वैल्यू ग्रांट डेट के दिन 102 है, तो उस फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाइड करना है जिस पे रेस्ट्रिक्शन हैं, 1,53,000, जो ये बताता है कि अगर इंप्लॉय इत्तेफाकन इक्विटी सेटलमेंट की तरफ जाएगा तो हम ये सोच रहे हैं, ये हम ग्रांट डेट के दिन सोच रहे हैं कि हमें 1,53,000 के बराबर इक्विटी इश्यू करनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू अंडर कैश सेटलमेंट, लेकिन अगर मुझे कैश में देना पड़ेगा तो ग्रांट डेट के दिन मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी 1,13,000 की। और ग्रांट डेट के दिन मैं ये सोच रहा हूं कि अगर एम्प्लॉय कैश में पेमेंट लेगा तो 40,000 इक्विटी कंपोनेंट होगा, यानी कि इतना कैश में पेमेंट हो गई, इतनी इक्विटी में पेमेंट हो गई, हम ये सोचेंगे। हालांकि वो पेमेंट एक ही ले सकता है, ये ध्यान में रखना है, करेक्ट, क्योंकि हमें तो टोटल देखना है ना। तो इसलिए ये हम कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद अब आप ये मान करके चलेंगे कि एम्प्लॉय कैश में ही सेटलमेंट चाहेगा, उसी हिसाब से आप करेंगे, क्योंकि 2 ही साल का वेस्टिंग पीरियड है। फर्स्ट ईयर 31/12, यहां कैलेंडर ईयर है, 31/12/21 को 1000 आपके ऑप्शन हैं, क्योंकि कैश सेटलमेंट में आप 1000 ऑप्शन दे रहे हैं। फेयर वैल्यू 120 है, जो मैंने यहां पर बताई भी थी फर्स्ट ईयर के एंड में। ये फेयर वैल्यू 120 की है, तो 1000 इंटू 20 ये आपका खर्चा बनेगा। उसका 1/2 60,000 आप रिकग्नाइज करेंगे। 31/12/2022 को 1000 शेयर्स इंटू 132 की जो फेयर वैल्यू है, जो कि मैंने यहां लिखी भी हुई है, और 1,32,000 का खर्चा आएगा 2/2। लेकिन 1,32,000 में से 60,000 आपने रिकग्नाइज कर लिए, तो फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, इन दोनों का टोटल 1,32,000 आएगा। यानी कि कैश सेटलमेंट के तहत आपकी सेकंड ईयर के एंड तक टोटल लायबिलिटी कितनी होगी? 1,32,000। जब आप एंट्री करेंगे तो ध्यान ये रखना है, आपने रिकग्नाइजेशन सिर्फ लायबिलिटी पोर्शन की ही नहीं करनी है, आपने इक्विटी पर पोर्शन की भी करनी है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, पहले तो आप शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी लिखो। फर्स्ट ईयर में हमने देखा 60,000 हम रिकग्नाइज करेंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 40,000 आपका इक्विटी कंपोनेंट है,
तो 2 साल का खर्चा 40,000 है, जिसमें से पहले साल का 1 हाफ 20,000 आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो टोटल 80,000 रुपए आप रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर सेकंड ईयर में भी आप यही एंट्री लिखेंगे, लेकिन फर्क ये है, पहले शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी 62,000 लिखेंगे, फिर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 40,000 में से 20,000 आपने लिख दिए, बच गए 20,000, उसकी एंट्री करेंगे। तो सेकंड ईयर के एंड में टोटल खर्चा आप 82,000 का रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब अगर एम्प्लॉय, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि एम्प्लॉय ने कैश में सेटलमेंट करी, तो मेरी एंट्री होगी शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम कैश में पेमेंट करेंगे, और अगर एम्प्लॉय मान लेते हैं इक्विटी सेटलमेंट की तरफ जाता, तब भी आपकी पेमेंट का यही अमाउंट होता, तब भी एंट्री शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूं, तब भी एंट्री शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, लेकिन टू कैश की बजाय टू इक्विटी एंट्री आप लिखते। इज इट क्लियर टू यू? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में जो आपका पैसा पड़ा हुआ है, उसको आप खत्म कर सकते हैं इक्विटी में ट्रांसफर कर करके। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अकाउंट। आइए, अब उसके बाद ये 39th मैंने कहा था, अब 39th में क्या कर रहा हूं, इसमें भी सेम चीज है। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह है कि कोई हमारा की मैनेजमेंट पर्सनल है, और उसको ये ऑप्शन दिया गया है कि वो कैश ले ले या इक्विटी ले ले। ऑप्शन एक ये है कि अगर तुम कैश में लेते हो तो 74,000 हम तुम्हें शेयर्स देंगे, और आपको 3 साल तक हमारे पास रहना पड़ेगा। ऑप्शन 2 है कि अगर आप इक्विटी में लेना पसंद करोगे तो 74 की बजाय हम आपको 90,000 शेयर्स देंगे, और यहाँ भी सर्विस कंडीशन 3 ईयर की है, और कंफ्यूज करने के लिए लिखा ही जाता है हमेशा कि जो इक्विटी शेयर हम आपको देंगे उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि आप 2 साल तक उसको इधर उधर बेच वेच नहीं सकते। करेक्ट? तो 74,000 शेयर और 90,000 शेयर्स। उसके बाद फिर तुम्हें फेयर वैल्यू दी है ग्रांट डेट के दिन। ग्रांट डेट के दिन इक्विटी सेटल के लिए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन वाली वैल्यू इक्विटी सेटल के लिए होती है 115 है, फेयर वैल्यू विदाउट रेस्ट्रिक्शन जो कि कैश सेटलमेंट के लिए होती है 135 है। उसके बाद 3 साल की जो ये फेयर वैल्यू तुम्हें दी हुई है, इसका यूज कैश सेटलमेंट के लिए होगा। अब मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ग्रांट डेट के दिन मैं ये सोचूंगा कि इक्विटी सेटलमेंट के तहत कितनी लायबिलिटी है, 90,000 इंटू जो फेयर वैल्यू रेस्ट्रिक्शन पे चल रही है इंटू 115, तो टोटल वैल्यू इतनी आएगी। अगर मैं कैश सेटलमेंट करूंगा तो 74,000 शेयर दूंगा, और 135 की ग्रांट डेट को फेयर वैल्यू है, जिन पे की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उससे मैं मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये वैल्यू आएगी। ये डिफरेंस को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी। करेक्ट? आइए जी, ग्रांट डेट के दिन हमें ये लगता है कि फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी 3,60,000 ही देनी पड़ सकती है अगर कैश सेटलमेंट होगी तो। करेक्ट? अब जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने करा, अब यहां मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने एंट्रीज में ही कैलकुलेशन, थोड़ा शॉर्टकट अप्रोच मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। जैसे कि मान लो मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, जो कि मैं बीच में एक लाइन बना रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पास एंट्रीज, तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं। कैसे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, पहले तो आप लिख लो। फिर आप ये देखो कि आपकी लायबिलिटी आएगी कितनी, क्योंकि कैश सेटलमेंट के तहत फर्स्ट ईयर में आप 74,000 शेयर इश्यू करोगे, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में फेयर वैल्यू 138 है। यानी कि आप ये सोचोगे कि इतना खर्चा आएगा और उसका 1/3 आप रिकॉग्नाइज कर लोगे। इस तरह आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। इसी तरह इक्विटी कंपोनेंट 3,60,000 है, उसका 1/3 1,20,000 आपने रिकॉग्नाइज करा, तो आप इसको फिर अपने यहां पर फिलअप कर सकते हो। सेकेंड ईयर में भी आप इसी तरीके से, पहले तो आप एंट्री लिखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। अब सेकेंड ईयर में मुझे कैलकुलेशन करनी है, 74,000 शेयर्स में दूंगा कैश के अंतर्गत, 140 की फेयर वैल्यू है, इंटू 2/2, जो ये शो करता है कि सेकेंड ईयर तक इतना खर्चा रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। उसमें से जितना मैंने फर्स्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर लिया लायबिलिटी का, वो मैं माइनस कर दूंगा, जो बच जाएगा वो मैं अब रिकॉग्नाइज कर लूंगा। इसी तरह से आप शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व का भी कर सकते हैं। इसी तरह से फिर ये एंट्री भी आपने करी, फाइनल ईयर में भी आप काम कर सकते हैं। और यहां मैंने वही बताया हुआ है कि अगर मैं कैश में सेटलमेंट करूंगा तो मेरी शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी टू बैंक, और अगर मैं इक्विटी में करूंगा तो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, और ये पूरा चैप्टर जो हम नॉर्मली 15 क्लासेस में कराते हैं, ऑफ कोर्स उसमें हम हर चीज लिखते हैं, नो डाउट इसमें टाइम लगता है लिखने में भी, तो यहाँ इसको हमने फास्ट पेस पे कवरेज करने की कोशिश करी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा, और मुझे आपके कमेंट्स जरूर मिलने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि आपके एक्सपेक्टेशंस पे कितना आया, और इस तरह की सीरीज को हम आगे बरकरार रखें या ना रखें। करेक्ट? सो
with all the good wishes in the world, and hope that each one of you reach the what we call finest possible Hollywood prickings of success we end this particular session. Hope that it must have had come up to your expectations. So it's a lovely good night from here in Delhi.